नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों के अवकाश के बाद आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज 2 बजे ही मैं जयपुर आया हूं और आने के बाद मैं आपके काम में ही लग गया हूं और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मैं जो भी योगदान दे सकता हूं उसको भली-भांति पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। इन अवकाश के दौरान आपका सहयोग पूरा रहा, इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूं। और आज से क्या अभी से ही हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, आपका करंट जीके, महिला व बाल अपराध, उन्हीं वीडियोज़ को आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप लग जाइए अपनी मेहनत करने में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी भी मेहनत कर सकते हो उसको कीजिए। मेरे कहने का मतलब है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना 100% दे दीजिए और मैं भी आपके सिलेबस को एक समय सीमा के अंदर करवाने और आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट, अच्छी से अच्छी सामग्री, जिसको आप कंटेंट कह सकते हो, उपलब्ध कराने के लिए रात दिन एक कर दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है आपकी मेहनत। आप मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूं और इस अवकाश के बाद हम वापस नए सिरे से चलते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अब जो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। इस कारण से हो सकता है मैं आपका मोबाइल रिसीव ना कर पाऊँ, आपका फ़ोन कॉल रिसीव ना कर पाऊँ। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है और अब और वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये 3 नंबर है। पहला नंबर 9783929576, दूसरा है 6375405651। इन 2 नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। आपकी कोई भी समस्या है आप बता सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित है, चाहे वो करंट जीके से संबंधित है या ऐप के प्रॉब्लम से संबंधित है, कोई भी आप अपनी समस्या यहाँ बता सकते हो। ये नंबर मैंने इसलिए नहीं बोला कि ये मैक्सिमम आपको बंद मिलेगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में व्यस्त रहूँगा, इसलिए आप इसको अन्यथा ना लें, ये ध्यान रखें। आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल परचेज करना है, जो भी आपने करना है आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके अलावा ऑफिस खुले हुए हैं, आप ऑफिस में जाकर भी अपनी बात कर सकते हो। ऑफिस अपना एक मैस नगर में है और एक टोंक रोड पे है, वहाँ भी आप अपनी बात रख सकते हो। तो दोस्तों, इन सूचनाओं के बाद में अब मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूं और मेरा जो लेक्चर है इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके से संबंधित है। इसी को मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसके बाद मैं महिला व बाल अपराध, राजस्थान का करंट जीके, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित जो भी अपना बचा हुआ है वो सारा ज़बरदस्त तरीके से लेकर चलूँगा। ज़बरदस्त तरीके का मेरा मतलब ये है कि हमने जो ये 2-3 दिन के अंदर जो अवकाश किया है उस अवकाश की कमी पूर्ति करूँगा, इसलिए थोड़ा व्यस्त रहूँगा। तो आप अपनी समस्याएं इन 2 नंबर पर बता सकते हो। इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके के इस पार्ट में हम एक तो कुछ अधिनियमों पर चर्चा करेंगे, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको मैं लेकर चलूँगा और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मेरे को जो भी समय मिला था उस समय में मैंने आपके लिए कुछ नोट्स तैयार किए थे, उन्हीं नोट्स को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, ये आपको लेक्चर यदि पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के पर शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप डाउनलोड कर लें। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो है शहडोल। एक शब्द है शहडोल। ये छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, छोटी छोटी बातें जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं, उसी बात को आपने समझना है। अब देखिए, शहडोल चर्चा में है। अब यदि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, नहीं तो एग्जामिनर के दिमाग में घुसना इतना आसान भी नहीं है। आपसे पूछेगा अभी हाल ही में शहडोल चर्चा में रहा, इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? अब जिसको ये क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जिसको ये क्वेश्चन आता है, मान के चलना उसकी तैयारी सही दिशा में चल रही है और वो अपडेट है पूरा। अब जिसको नहीं आ रहा है तो ये मान के चलो कम से कम हम जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको आपने भली भांति करना है और डट कर करना है, बार बार रिपीट करना है। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये जो शहडोल है ये मध्य प्रदेश का
एक संभाग है, मध्य प्रदेश का एक संभाग है। अब संभाग का आप ये भी कह सकते हो कि एक जिला है। जैसे हम बोलते हैं ना, राजस्थान में 7 संभाग है, जोधपुर संभाग, तो जोधपुर संभाग का नाम क्या गया? जोधपुर संभाग। लेकिन जोधपुर एक जिला भी तो है। इसी तरीके से इसका संबंध किससे हो गया? मध्य प्रदेश से हो गया। अब बात आती है चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों? तितली होती है, समझते हो आप, 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। सौ से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यहां कुछ प्रजातियों के नाम आपने ध्यान में रखने हैं, कई बार इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। लिखिए, ब्लू मोरमोन, इंडियन मैपविंग, डेडलिफ्ट। अब यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ब्लू मोरमोन किसकी प्रजाति है, किसकी स्पीसीज है। आपसे पूछ सकता है इंडियन मैपविंग किसकी स्पीसीज है। आपसे पूछ सकता है डेडलिफ्ट किसकी स्पीसीज है। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। हालांकि प्रजातियां तो 100 से अधिक है, लेकिन हमें ये डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि हमें हमारे काम की चीजें कौन सी है। बस आपके काम की चीजें 3 बता दी। 100 प्रजातियां याद नहीं करनी, नहीं तो ये प्रजातियां याद रहेगी और सब कुछ भूल जाओगे। ध्यान रखना ये। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि मैंने इन तितलियों की 100 से अधिक प्रजातियां, इनकी चर्चा क्यों की, और मैंने इसको शहडोल को, इस स्थान को भी महत्वपूर्ण क्यों बताया। इसका अपने आप में एक पूरा दारोमदार है, उसका अपना एक सिस्टम है, उसके तहत मैंने इसको इंपॉर्टेंट बताया है। क्यों? क्योंकि भारत में एक अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के तहत भारत की राष्ट्रीय तितली घोषित की जाएगी। राष्ट्र जैसे अपना होता है नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, उस तरीके से भारत की राष्ट्रीय तितली घोषित करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें ये महत्व, ये संबंधित है। समझ में आई बात सारी? लिख दीजिए, भारत की राष्ट्रीय तितली घोषित की जाएगी। तो ऐसे बनता है, हालांकि घोषित की जाएगी, अभी घोषित नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन उसके आसपास की चीजें आपसे पूछी जाती है और जहां ये सिस्टम चालू हो जाते हैं वहीं पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? अब शहडोल एक स्थान विशेष है, इसी स्थान विशेष से संबंधित एक टाइप का और क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, वो है कैलिफोर्निया पर। हालांकि वेल नोन है। यहां एक बात लिखाना जा रहा हूं, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखिए, कैलिफोर्निया के प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट में आग। सितंबर 2020, कैलिफोर्निया के प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट में आग। अब आपके सामने सब बातें हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहली बात तो कैलिफोर्निया क्या है। ये जो कैलिफोर्निया है ये अमेरिका का एक राज्य है, ध्यान रखना। ये अमेरिका का एक राज्य है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा यहां पर, मैंने कई बार वीडियोस में बताया भी है
कि एक क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, अमेरिका में कितने राज्य हैं, ये बहुत बार आता है। तो ध्यान रखना, अमेरिका में 50 राज्य। एक छोटा सा स्टार डाल के लिखिए। अमेरिका में 50 राज्य है। अब देखिए, ये जो कैलिफोर्निया है, ये क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य, जैसे अपने यूपी है ना, वैसे। तो जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य। यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं लॉस एंजल्स के बारे में, वो भी सबसे बड़ा है, लेकिन जो लॉस एंजल्स है वो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से। एक नोट डाल के लिखिए। ये है अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है ये, तो गड़बड़ी मत कर देना। ये शहर है, वो राज्य है। तब यहां से इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब बात आएगी क्वेश्चन बनने का तरीका क्या होगा। अभी हाल ही में अमेरिका का कौन सा राज्य आग से ग्रसित रहा, तो दे देगा कैलिफोर्निया, कोलंबिया। आधे तो इस कोलंबिया और कैलिफोर्निया में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल आपको अनुभव के साथ बता रहा हूं, पता ही नहीं लग पाएगा ये कोलंबिया क्या है, कैलिफोर्निया क्या है, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा इसको जनरल जीके से जोड़ देगा। आपसे कहेगा अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब आप कहोगे यार अमेरिका का कैसे पूछ लिया यार, फिर आप क्या करोगे, रशिया का याद करने लग जाओगे, फिर आप चाइना का याद करने लग जाओगे। आप कहोगे नहीं नहीं, राज्य पूछा जा रहा है यार, कुछ ना कुछ तो होगा यार। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो इस बात को, इस न्यूज़ के आधार पर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनानी है आपने कि कैसे क्वेश्चन उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे उठेगा, प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट कहां है। प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट कहां है, आपको दे देगा अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को कई बहुत लोग पसंद करते हैं, तो पाकिस्तान उसको करके आ जाएंगे। चाइना के साथ विवाद चल रहा है, तो चाइना को करके आ जाएंगे। रूस से हम हथियारों से संबंधित सहायता ले रहे हैं, तो रूस को करके आ जाएंगे। अमेरिका तो वैसे ही चर्चा में रहता है, तो वैसे करके आ जाएंगे। तो इन चारों, ये जो चारों ऑप्शन है, ये सारे कंफ्यूज करने वाले हैं। ऐसे बनेगा। तो प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट जो है ये कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया अमेरिका में है, जो कि अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब मैं दो एक्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं, दो अधिनियम है उन पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक अधिनियम की चर्चा हालांकि मैंने महिला व बाल अपराध में कर दी थी, लेकिन दो अधिनियम है और मुझे ऐसा लगता है वो दोनों अधिनियम आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो, और यदि ना हो तो आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। इस कारण से मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं। देखिए, एक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम,
और दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम। देखिए ये क्यों चर्चा में है, ये तो बाद की बात है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये कब बने थे, और यही क्वेश्चन होता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तो ये जो बना था ये 1956 में बना था, और ये 1955 में बना था। तो अभी मैंने आपको कहा ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। तो ये सिस्टम है, आपसे कहेगा हिंदू विवाह अधिनियम कब बना था, 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना था, 1956 में। दो क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है। देखिए क्या किया गया, लिखिए इसके तहत पुत्रियों को, जो बेटियां होती हैं, पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या कहता है कि पुत्री जो है उसका पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं है। अब इस अधिनियम में क्या हुआ, संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 2005 में। यहां पर क्या किया गया, यहां पे यह कहा गया कि पुत्रियों को पिता की संपत्ति में जन्म से अधिकार प्राप्त है, मतलब इसको बदल दिया गया। लिखिए इसके तहत पुत्रियों को पिता की संपत्ति में जन्म से बराबर का हिस्सेदार माना गया। कहने का मतलब यह है कि पहले क्या होता था, जैसे एक पिता है, उसके पास यदि 50 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है और उसका एक लड़का और एक लड़की है, तो उस लड़के को ही वो 50 बीघा ज़मीन मिलती थी। कब? 56। लेकिन 2005 में उसमें यह कहा गया लड़की को भी मिलेगी। मतलब जो पिता की संपत्ति 50 बीघा ज़मीन है, 2005 के बाद में अब 25-25 हो जाएगी। 25 बीघा पुत्री को मिलेगी और 25 बीघा पुत्र को मिलेगी। ये अधिनियम है। अब इसमें विवाद क्या हुआ, एक विवाद आया इसके अंदर कि यदि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई है तो पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार है या नहीं। इंटरेस्टिंग विवाद है ये कहा गया कि ये एक्ट 2005 में बना था, मतलब इसमें संशोधन 2005 में किया गया था। लेकिन यदि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई तो क्या जो पुत्री है उसको पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफी टाइम तक इस पर बहस चलती रही, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चलता रहा मामला इसमें। तो इसको बिल्कुल नीट एंड क्लियर किया है, इसका जो निवारण किया है ये है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, और ये डिसीजन दिया है 11 अगस्त 2020 को, लेटेस्ट है ये। इसने कहा है कि इस एक्ट का पिता की मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। समझे?
कहने का मतलब है कि पिता की मृत्यु चाहे 2005 से पहले हुई हो, चाहे 2005 के बाद में हुई थी, इससे कोई लेना देना नहीं है, पुत्री को बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा। तो अब ये जो डिसीजन आया है 2020 में आया, अगस्त 2020 में, यहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना था। दूसरा कह देगा निम्न में से किस वर्ष, निम्न में से किस वर्ष, ध्यान से सुना मेरी बात को, निम्न में से किस वर्ष पुत्रियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना गया था, किस वर्ष, तो कौन सा आ जाएगा, 2005। ऐसे बनेंगे क्वेश्चन, इस तरीके से बनेंगे क्वेश्चन। यदि टॉपिक क्लियर है, क्वेश्चन को कितना भी उलझा दे आप कर दोगे। क्लियर? तो पहले टॉपिक किए जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन किए जाते हैं, न कि पहले क्वेश्चन किए जाते हैं बाद में टॉपिक किए जाते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। सोशल मीडिया पर जो ये भटकाव वाली स्थिति बनी हुई है, इससे दूर रहें। और ये बार बार मैं कहता रहूँगा, कई बच्चे इरिटेट होते रहते हैं, वो होते रहे, वो उनका अपना काम है, उनका भी स्वागत है, होते रहे इरिटेट, कोई समस्या नहीं है इससे। हम जो कहेंगे वो कहेंगे, क्योंकि वो आपके भविष्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्लियर? अब आइए 56-55, ध्यान रखना आपने। हिंदू विवाह अधिनियम क्या है? बेसिकली यदि हम बात करें तो इसमें लिख दीजिए, इसमें हिंदू धर्म में होने वाले विवाह से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो उन प्रावधानों पर जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। वही प्रावधान वही है कि हिंदू धर्म में जो विवाह होंगे उनकी आयु बताई गई है। इसके अलावा ये बताया गया है कि आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, दूसरा विवाह आप तभी कर सकते हो जब दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए, क्लियर, या तलाक दे दे, तभी आप दूसरा विवाह कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये बातें इसके अंदर कही गई है। अब बात ये आई है, ये कहा गया है कि ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है, इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए। एक याचिका लगाई गई है, लिखिए संबंधित याचिका। एक तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। ये समलैंगिकों को होमोसेक्सुअल बोलते हैं इसको, को विवाह करने की अनुमति दी जाए। समलैंगिकों को विवाह करने की अनुमति दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है, अभी डिसीजन नहीं आया है, लेकिन ये एक्ट चर्चा में आ गया कि जो समलैंगिक होते हैं, होमोसेक्सुअल क्या होते हैं, होमोसेक्सुअल क्या होते हैं, समलैंगिक। सम मतलब समान, लैंगिक मतलब लिंग, समान लिंग के, मतलब लड़का लड़का का विवाह, लड़की लड़की का विवाह। सामान्य तो ये प्रक्रिया होती है कि लड़का और लड़की का विवाह होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि लड़का लड़का दोनों विवाह कर सकते हैं, लड़की लड़की दोनों विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार की अनुमति दी जाए और इसमें संशोधन किया जाए कि ऐसा किया जा सकता है। क्यों? ये क्यों याचिका दायर की गई है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? वर्ष 2018, ये भी अपने आप में करंट है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बेटा। वर्ष 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में डिसीजन दिया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि जब आप इसको अपराध नहीं मान रहे हो तो फिर इनको विवाह करने की भी अनुमति दो। अब देखते हैं इस याचिका पर क्या निर्णय आता है, वो बाद की बात है। लेकिन आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, एक तो ये कि हिंदू विवाह अधिनियम कब बना था, 55 में बना था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से कब बाहर किया था, 2018 में। तो एक छोटा सा नोट डाल के लिखिए, वर्ष 2018 में
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। मतलब समलैंगिकता अपराध नहीं है। तो ध्यान रखें, भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है 2018 से। क्लियर? तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। अब आपसे किसी भी तरीके का, आपसे कितनी भी डीपली क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको सोल्व कर सकते हो। और आपके एग्जामिनर का जो दायरा है वो इसी के आसपास घूमता रहता है। लेकिन ये ध्यान रखें, 56 किसके लिए है और 55 किसके लिए है, इनमें गड़बड़ी मत कर देना। क्लियर? ये दो बातें आप गौर करें, क्योंकि दोनों चर्चा में है और दोनों में आपको वो पलटी खिला सकता है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एक छोटे से अंतराल के बाद में इंडिया एंड वर्ल्ड कर्ण जीके के इस पार्ट को आपके सामने पेश किया है। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर दें। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।